नमस्कार दोस्तों। वेस्ट एशिया का जो पूरा क्राइसिस था वो अब सबके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि ये क्राइसिस जो है वो डी एस्केलेट हो जाएगा और जितनी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, यूएसए जैसी, फ्रांस जैसी, यूके जैसी, उधर ईरान, रशिया और यूएन, ये सब मिल करके किसी ना किसी तरीके से इस पूरे मामले को डी एस्केलेट कर देंगे और ये बढ़ने आगे वाला नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर में हम ये नहीं समझने वाले हैं कि किसने किस पर अटैक किया, क्या हुआ, कितना लॉस हुआ लाइफ का, ये सारी चीज़ें हम इसमें नहीं देखने वाले हैं। ये हमारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो है, तो इसमें हम ये चीज़ें करेंगे कि हम इस पूरे मामले को डिकोड करके आपके सामने वो चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जो आपके सामने नहीं आई हैं। जैसे इस पूरे मामले में अगर आप देखोगे, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत बड़े बड़े पावर्स ने बहुत सारी मिसकैलकुलेशन करी हुई। जैसे ईरान ने एक मिसकैलकुलेशन कर दी, ठीक उसी तरीके से यूएसए ने तो मतलब ब्लंडर ही किया हुआ है। एक ब्लंडर ने कई ब्लंडर किए हुए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड पार्ट जो हमारी वीडियो का होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इस पूरे मामले से, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें स्टेक पर हैं, इंडिया के लिए कितने रिलेशन स्टेक पर हैं, इंडिया के लोग कितने, जो पब्लिक है इंडिया की वो स्टेक पर है, कितना इकोनॉमिक लॉस हमारा स्टेक पर है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस पूरा मामला, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये एस्केलेट हुआ है, वो एस्केलेशन कहाँ से शुरू हुआ उसको समझना ज़रूरी है। वो एस्केलेशन कहाँ से शुरू हुआ? वो एस्केलेशन तब हुआ जब ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने अटैक कर दिया सीरिया के अंदर में, और उस एम्बेसी अटैक में आईआरजीसी के टॉप लेवल के कमांडर्स मारे गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और ये मैंने पूरी न्यूज़ को कवर किया था जो ईरान की एम्बेसी पर। उसमें मैंने बोला था कि जो आईआरजीसी के कमांडर्स मारे गए हैं ना, 6, ये कमांडर्स की जो डेथ है, ये एक बहुत, इस पूरे मतलब छोटे से इशू को एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में टर्न कर सकती है, पूरा मतलब वर्ल्ड वॉर में भी टर्न कर सकती है। इतनी ताकत है इस आईआरजीसी के कमांडर्स के मरने के बाद। क्यों है? क्योंकि आप समझना, ये आईआरजीसी है क्या। पहले देखो, ये आईआरजीसी जो है ईरान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, और ये आईआरजीसी को बनाने का मैसेज क्या था ईरान की कंट्री का? मैसेज ये था कि आईआरजीसी जो है वो एक तरीके से जहाँ जहाँ पर इस्लाम के साथ गलत होगा, या जहाँ भी इस्लाम खतरे में होगा, जहाँ मुश्किल में होगा, वहाँ यह आईआरजीसी जाएगी और पूरी इस्लाम की लड़ाई लड़ेगी, इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो अपने आप में ये इस्लाम की एक थॉट प्रोसेस को झलकाता है। तो ये आईआरजीसी के जब कमांडर्स की डेथ हुई है, वो भी डेथ कौन किया? सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो है वो रिटेलिएट तो करेगा ही इस पूरे अटैक को। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि ईरान कभी इस पूरे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े थे लोगों के कि भाई ईरान कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, हाँ, ईरान कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। हुआ ना, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। अब आप समझो ना कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खोमेनी, ईद के दिन आकर के वो बोलते हैं कि हम इस पूरे मामले का रिवेंज लेंगे। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके साथ आ गया, नेशनलिज्म की भावना उनके साथ आ गई। अब उन्होंने कहा कि हम रिवेंज लेंगे और कुछ नहीं किया, फुस्सी हो गए, तो भाई लोग तो, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाएगा ना। और पब्लिक ओपिनियन तो आईआरजीसी को इस्लाम की फौज की तरह देख रहा है, तो वो तो कहेगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो मतलब इस्लाम के लिए। आप पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में अपनी छाती फुला करके कहते हो कि इस्लाम की लड़ाई को सबसे ज़्यादा हम परस्यू करते हैं। सऊदी अरेबिया तो बेकार है, वो तो बिजनेस कंट्री है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो इस्लाम को हर जगह पर बचाने का काम करती है, चाहे वो सीरिया हो गया, चाहे वो इराक हो गया। तो फिर जब आपके खुद के कंट्री के आईआरजीसी के इस्लाम की फ़ौज के 6 कमांडर्स मारे जाते हैं, तब आप कुछ नहीं करोगे, तो फिर आपका क्या मैसेज जाएगा अपने लोगों में? आपका तो पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ हो जाएगा पूरे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेक पे थी ईरान के लिए, तो ईरान को रिटेलिएट करना ही था, ऑप्शन नहीं था उसका, तो वो ईरान ने किया। लेकिन ईरान के पूरे अटैक को ना एक सिंबॉलिक अटैक माना गया। जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि ईरान का पूरा अटैक सिंबॉलिक अटैक है। और सिंबॉलिक अटैक कहने के 2 कारण हैं उनके। क्या 2 कारण हैं? पहला कारण सिंबॉलिक अटैक का ये है कि इसको एक, मतलब आप सोचो ना कि इसको WWE फाइट से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि WWE फाइट्स जो होती हैं वो प्लान्ड होती हैं। पता होता है इस फाइटर को कि अब ये वाला मूव करेगा, और इसको भी पता है कि अब ये वाला मूव करेगा। तो इन सबको आपस में एक दूसरे के मूव्स पता है। बट यहाँ पर ईरान से एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, उसको आप समझना। अब इसको सिंबॉलिक अटैक क्यों कहा जा रहा है? उसके 2 कारण हैं। 2 कारण ये हैं कि पहला तो इजराइल का कोई सिग्निफिकेंट इसमें लॉस नहीं हुआ, और यही चाहता भी था ईरान कि इसमें इजराइल का कोई सिग्निफिकेंट लॉस ही ना हो। क्यों ना लॉस हो? अगर लॉस नहीं होगा इजराइल का, तो एक तो इससे 2 चीज़ें पा गया ईरान। एक तो अटैक किया हमने इजराइल पर, तो भाई लोगों को बता दिया कि भाई हमने रिवेंज ले लिया है, अब आप घर पे बैठिए, कोई टेंशन नहीं है, रिवेंज हो गया, कंप्लीट, मिशन कंप्लीटेड। और दूसरी तरफ इजराइल का जब कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इतना प्रेशर कर देंगी इजराइल को कि इजराइल रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। यही कैलकुलेशन था ईरान का। दूसरी बात यह थी कि अटैक करने से पहले, इसीलिए इसको सिंबॉलिक अटैक कहा जा रहा है, कि अटैक करने से पहले ऑलमोस्ट
सबने इजराइल मतलब ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स थे सबने अपने अपने मैसेज दे दिए थे ऑनलाइन पर, ऑनलाइन मीडिया में, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में कि भाई हम रिवेंज लेंगे। सुप्रीम कमांडर ने कह दिया था, पीएम ने कह दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया, सबने तो आकर के चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हमने अटैक करेंगे। भाई इससे पहले अटैक ये लोग करते 12 मतलब ये खबर है 11 अप्रैल की, और उस 11 अप्रैल की रिपोर्ट में मैंने इस पूरे मामले को कवर भी किया था। आप जाके वीडियोस में सर्च करोगे, मैं लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो की, कि रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 12 अप्रैल के बाद अटैक हो सकता है। तो पूरी दुनिया को, न्यूज़ को, मीडिया को, सबको पता था कि अटैक 12 अप्रैल के बाद हो सकता है। ईद खत्म हुई, 11th को ईद थी, 11th या 12th को ईद थी, वो ईद जैसे ही खत्म हुई वैसे ये लोग अटैक करेंगे, ये बात क्लियर थी, पूरी दुनिया को क्लियर थी। तो ये बात इजराइल और यूएस को भी तो क्लियर थी, और इसीलिए उन्होंने डिफेंसेस अपने तैयार रखे थे। तो ईरान चाहता था कि वो डिफेंसिवली तैयार रहें, ईरान बहुत अच्छे से चाहता था। अभी आगे आप समझोगे क्यों वो चाहता था। तो ईरान चाहता था कि वो डिफेंसिवली तैयार हो, कोई कैजुअलिटी ना हो उनकी। तो इससे दो चीज़ें वो हमें मिल गई, एक तो हमें ये मिल गया कि हमारे लोग खुश हो गए, दूसरा ये मिल गया कि इजराइल जो है उसके पास ग्राउंड ही नहीं बचेगा हमारे खिलाफ अटैक करने का। तो वो लड़ाई जो हमास हिजबुल्लाह से चल रही थी वो चलती रहेगी, और मैंने अपना जितना क्रेडिट मुझे चाहिए था वो मिल गया। ऐसा कैलकुलेशन ईरान ने किया था। ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से हो गया गलत, क्योंकि इजराइल ने अब उसका रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ ईरान का कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ, इसमें यूएस का भी कैलकुलेशन था। यूएस ने भी यही कैलकुलेट किया था कि इजराइल जो है वो हमारे बिना कोई अटैक नहीं कर सकता, और इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट ने, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, सबने सामने आकर के बोला था। अब यहाँ पर आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट ये था कि यू गॉट अ विन, टेक द विन। मतलब आप ऑलरेडी ये पूरा इशू जीत चुके हो, इस पूरे वॉर को आप ऑलरेडी जीत चुके हो, आप इसको रख लो अपने पास। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, एंटनी ब्लिंकन ने कहा स्ट्रेंथ और विजडम जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बेसिकली इन लोग का ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि भाई अब आपको रिटेलिएट नहीं करना है। और साफ साफ जो बाइडेन ने आकर के ऑन कैमरा बोला था कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है इन केस, तो यूएस उसके साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। और इजराइल ने साफ कर दिया था कि भाई हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा खुद को डिफेंड करने के लिए वो हम करेंगे। लेकिन फिर भी इजराइल को इन्होंने मिसकैलकुलेट किया, यूएस ने भी मिसकैलकुलेट किया, बाकी सारी कंट्रीज ने मिसकैलकुलेट किया। यूएसए ने यहाँ तक कहा कि हम G7 नेशन से रिक्वेस्ट हमने किया है कि सैंक्शंस कैसे लगाना है, डेमोक्रेटिकली कैसे इस पूरे मामले को परस्यू करना है। यूएन में भी ये डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करना चाह रहे थे। अच्छा, यूएस इतना अच्छा अभी नहीं हो गया है, यूएस जो है वो हमेशा से एक ग्रेटर इविल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना यूएस के अंदर में, यूएस फंस गया है। यूएस की कमज़ोर नस पकड़ ली है ईरान ने और बाकी सारी कंट्रीज़ ने, कि यूएस के अंदर में अभी इलेक्शंस हैं और जो बाइडन एक बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी है यूएस की, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। तो अब जितनी अपनी इमेज को वो बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करके कि ह्यूमैनिटी को सेव करो, और इजराइल अगर अटैक करता है ईरान के ऊपर दोबारा से तो हम इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यूएस को भी अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, और इसीलिए 7 दिन का जो पूरा टाइम लगा है ना इजराइल को, इजराइल की वॉर कैबिनेट को ये डिसाइड करने में कि क्या किया जाए, तो वो 7 दिन का टाइम इसीलिए लगा है। मतलब इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने 6 दिन में तो वॉर ही खत्म कर दी थी, उसको 7 दिन तो ये डिसाइड करने में लग गया कि अटैक करना है कि नहीं करना है। दैट मीन्स कि ये डिसीजन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज उनके पास पीछे से सपोर्ट जो थे वो सपोर्ट उनके लिए खड़े नहीं थे। बट यहाँ पर एक बात समझने वाली है, क्यों ये मिसकैलकुलेशन हुआ। और सिर्फ यूएस से नहीं, ये मिसकैलकुलेशन यूके और जर्मनी से भी हुआ। यूके और जर्मनी दोनों के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं इजराइल में, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। और ये क्यों मिले हैं, उनके मिलने का रीज़न क्या था, उनके मिलने का एजेंडा था कि भाई आप रिटेलिएट मत करना, चलो उन्होंने अटैक कर दिया, आप रिटेलिएट मत करना। और ये लोग कब गए हैं, ये अभी 17 अप्रैल, ये 17 अप्रैल की बात है, ये लोग मिलने गए हैं, और आज 19 अप्रैल है, और इजराइल ने ठीक इनके मिलने के अगले दिन अटैक कर दिया। तो ये इन लोग से भी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है। ये मिसकैलकुलेशन क्यों हुई है आप समझने की कोशिश करना, ये होती ही नहीं कभी, अगर ये समझ जाते कि इजराइल के अंदर में चल क्या रहा है। अब देखो इजराइल में आप देखोगे तो वहाँ पर ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। 2 लीडर खड़े हैं, एक है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ है बेनी गांस। मैंने इस चीज़ को भी कवर किया था कि जो ये इजराइल का इलेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी इमेज है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो चुके हैं, और अगर अभी आज की डेट में चुनाव हो जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव हार जाएंगे। जो हाल जो बाइडेन का यूएस में है, सेम वही हाल बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल के अंदर में है। जो उनके काउंटर पार्ट हैं बेनी गांस को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, और उनकी पार्टी को भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, और कहा यह जा रहा है कि अगर चुनाव हुए तो बेनी गांस जीत जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए ये वॉर एकमात्र जो ठीक चीज़ स्टेक पर पुतिन के लिए थी रशिया में,
वही ठीक चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए स्टेक पर है यहाँ पर इजराइल के अंदर में। लेकिन पुतिन का कोई बड़ा विरोधी नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर इनके लिए इनसे बड़े विरोधी हैं इनके पास, बेंजामिन नेतन्याहू के पास। अगर आप बेनी गांस को देखोगे तो वो अभी यूएस गए थे 1 महीने पहले, यूएस में वो सबसे मिल करके आए, सारे ऑफिशियल से मिल करके आए, और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं पता थी कि बेनी गांस यूएस गए। जब उनको पता चली तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई इस पूरे चीज़ पर। और आप समझ लो कि ये सब लोग मिल करके इन लोगों ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो बेनी गांस का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट को खड़ा करने में। तो लिकुड पार्टी जो है उसकी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बेनी गांस की पार्टी की हो गई है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर पूरा वॉर मैंने ख़त्म नहीं किया, पूरा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं किया, या ये कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू नहीं रखा, अगर ये सीज़फायर साइन हो जाता है तो ये पूरे वॉर में क्या होगा, सीज़फायर साइन होने के बाद जो मेरी पूरी अनपॉपुलैरिटी है उसके ऊपर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर ये वॉर मैं ख़त्म कर देता हूँ, ईरान को हरा देता हूँ, तो एक तरीके से पूरे मेरे लोगों को मैसेज चला जाएगा कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ अगर कोई नेता खड़ा है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू उस चीज़ को मुद्दा बना करके चुनाव जीत जाएंगे। अब यहाँ पर इजराइल को ईरान ने इतनी बड़ी गलती कर दी, ईरान ने एक चांस दे दिया। अभी तक इनडायरेक्टली ये वॉर चल रहा था आतंकवादी संगठनों से। अब आप सोचना, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, हमास, ये सब आतंकवादी संगठन है। तो अभी तक किसी कंट्री से इनका लड़ाई नहीं था, इनका आतंकवादी संगठन से लड़ाई थी। लेकिन अब ईरान ने इनको एक मौका दे दिया फिर से इस पूरे मामले को पॉलिटिकली अचीव करने का। तो बेंजामिन नेतन्याहू को ये मौका मिला है, तो वो जाहिर सी बात है वो अटैक करेंगे, इस मौके को बुनाएंगे। तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें होती हैं, वॉर में हमेशा होती हैं। और यही चीज़ रशिया में भी आपको देखने को मिली, और वही सेम चीज़ अब आप इजराइल में देख रहे हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होना ही था और रिटेलिएट इजराइल को इसमें करना ही था। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे अटैक से जो ईरान ने किया, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया ईरान, जबकि फुल फ्लेजेड अटैक करना भी नहीं था, लोगों को खुशी तो करना था, लेकिन अब ईरान अब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। तो उसको अचीव क्या हुआ, मिला क्या? देखो, ईरान क्या कर रहा था ना, वो एक कोशिश कर रहा था, वो नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा था, न्यू नॉर्मल बनाने की क्या कोशिश कर रहा था। जैसे अभी तक ईरान की प्रॉब्लम जिस भी कंट्री से थी, वहाँ पर कभी भी ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, बल्कि आतंकवादी संगठनों के दम पर इन्वॉल्व होता था, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, इनको यूज़ कर रहा था, या हुदीज़ को यूज़ कर रहा था, या सीरिया में रिबेल्स को यूज़ कर रहा था, या इराक में रिबेल्स को यूज़ कर रहा था। डायरेक्टली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता था। तो पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज था कि ईरान जो है ना, वो टूथलेस टाइगर है, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, वो मतलब मैसेज तो बहुत बड़े बड़े देना चाहता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता। और ये जो छोटे छोटे आतंकवादी संगठन है, इनसे कुछ लोगों को मरवा दिया, ऐसे ऐसे काम करता है। तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहा था इन अटैक्स के थ्रू, कि भाई डायरेक्टली जो चीज़ में हम बोलते हैं वो हम करके भी दिखाते हैं। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से ईरान ने अटैक किया था। लेकिन अचीवमेंट की बात करो तो अचीवमेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ ईरान का इसमें, बल्कि ये पूरी तरीके से एक मिस कैलकुलेशन हो गया। भाई दूसरी तरफ अगर आप इजराइल का स्टैंड देखोगे ना, तो इजराइल जो है वो एक छोटी सी कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, और वो ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ लड़ाई लड़ रही है। आप समझो कि ये एक पॉलिटिकल से ज़्यादा, जियोपॉलिटिकल से ज़्यादा एक रिलीजियस वॉरफेयर है। तो वहाँ पर इजराइल क्या कोशिश करेगा, इजराइल हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो एक डिटरेंस क्रिएट करे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, कि किसी की हिम्मत ना हो कि इजराइल के ऊपर आंख उठा करके देख ले। और वही वो करता आ रहा है शुरू से, 1948 से लेकर के आज तक इजराइल यही करता आ रहा है कि उसने एक इतनी खतरनाक डिटरेंस क्रिएट कर दी है कि इसके ऊपर अगर हमने अटैक किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप खुद सोचो ना कि एक तरफ इजराइल छोटी सी कंट्री है, ठीक, और दूसरी तरफ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके खिलाफ खड़ा है। तो इजराइल डिफेंसिव खेल भी नहीं सकता ना, अदरवाइज अगर वो डिफेंसिव खेलने लगा तो भाई एक मैसेज चला जाएगा, भाई ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। तो मतलब इजराइल जो है वो एक तरीके से, पूरे तरीके से यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यूएसए में अभी इलेक्शंस हैं, तो यूएस अभी कमज़ोर है, तो इसलिए आप इजराइल के ऊपर खुला अटैक कर सकते हो। तो कभी सीरिया भी कर देगा, इराक भी कर देगा, जो चाहेगा वो इजराइल को मार के जाएगा। तो इजराइल को भी ये मैसेज देना था कि भाई हम इंडिविजुअली भी बहुत कुछ हैं, और ये यूएसए, ये फ्रांस, ये यूके, ठीक है हमारे अच्छे अलायंस हैं इनसे, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप इंडिया की पोजीशन देखो, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया को कोई बताएगा कि ये करना है तो इंडिया वही करेगा। इंडिया इंडिविजुअल कंट्री है। आज के डेट में हमने अपनी इंडिविजुअल पहचान बना ली है। तो अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है पाकिस्तान के अंदर में, मर रहे हैं ना कनाडा के अंदर में आतंकवादी, मर रहे हैं पाकिस्तान में आतंकवादी, वो अननोन मैन कौन है वो आपको भी पता है कौन है अननोन मैन, तो कर रहे हैं ना वैसे ऑपरेशंस, मतलब हो रहा है ना ये सब कुछ। तो वैसा ही इजराइल भी इमेज क्रिएट करना चाहता है कि भाई यूएस के बिना भी हम बहुत कुछ हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो अटैक जो इजराइल ने किया है वो यही एक सिंबॉलिक अटैक है, एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि भाई ये जो हमने किया है
ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ये हम सीरिया में भी कर सकते हैं, ये हम इराक में भी कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ इट। तो एक तो इजराइल इसीलिए कभी डिफेंसिव नहीं खेल सकता। दूसरा एक और कारण है, इकोनॉमिक कारण है कि इजराइल डिफेंसिव नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता, आप समझने की कोशिश करना। देखो, इजराइल का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है ना, वो यूएसए से है, या यूएस से इंस्पायर्ड है, या यूएस से खरीदा हुआ है, या खुद डेवलप किया हुआ है। लेकिन कुल मिला जुला करके पूरा डिफेंस सिस्टम बहुत अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि अभी देखो, ईरान ने जो पूरा अटैक किया इजराइल के ऊपर, वो क्या किया उसने शाहिद ड्रोन्स का उसमें यूज़ किया, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया और क्रूज मिसाइल्स का यूज़ किया। 30 क्रूज मिसाइल्स थी, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। चलो ये सब थोड़ी महंगी महंगी होती हैं, बट शाहिद ड्रोन्स जो है बहुत चीप हैं। और 300 से ज़्यादा, मतलब 300 टोटल 300 आइटम्स इसने यूज़ किए। तो टोटल इसका खर्चा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो खर्चा अराउंड आप लगा के चलो कि 300 मिलियन का खर्चा आया होगा, मुश्किल से 300 मिलियन का खर्चा आया होगा। लेकिन अगर आप इजराइल की बात करो डिफेंस सिस्टम की, तो इजराइल ने इस 300 मिलियन के अटैक को इंटरसेप्ट करने के लिए $1.5 बिलियन फूंक दिए इसमें। अब $1.5 बिलियन इज ह्यूज, और ईरान के सिर्फ कितने खर्चा हुए? 300 मिलियन। तो इकोनॉमिकली भी इजराइल जो है वो डिफेंसिव नहीं खेल सकता है। तो इजराइल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट वे टू डिफेंड योर सेल्फ इज टू अटैक। तो वही इजराइल करता आया है 1948 से, और वही वो करता रहेगा। तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से मिसकैलकुलेशन जो है वो यूएस के भी हो गई, वो जितने वेस्टर्न वर्ल्ड थे उनसे भी हो गई, और ईरान से तो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो ही गई है। अब इंडिया के लिए क्या चीज़ें स्टेक पर है? अब इंडिया के लिए सबसे पहली चीज़ तो जो स्टेक पर है वो है ह्यूमन लाइफ्स। अब इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, और वो बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया के अंदर में, अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। तो वो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होंगी, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब होंगी, उनकी फ़्लाइट्स डिस्टर्ब होंगी, उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़तरे में आएंगी, उनकी जॉब्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। दूसरी तरफ इज़राइल में अगर आप देखोगे, तो इज़राइल के अंदर में बड़ी मात्रा में जो पैलेस्टीनियंस वहाँ पे जाते थे, वहाँ के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने, गाज़ा पट्टी से निकल करके, तो जब से इन्होंने ब्लॉक किया पैलेस्टीनियंस का काम करना, तब से इंडिया की गवर्नमेंट से बातचीत करके इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो इजराइल जा रहे हैं काम करने। तो उनको वहाँ से निकालना, इवैक्यूएट कराना, ये सारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा, वो नौकरी का बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो इजराइल के अंदर में काम करते हैं। तो एक तो ये लॉस हो गया, ह्यूमन जो लाइफ का होगा, ह्यूमन की डेली लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो हमारा इकोनॉमिक लॉस अगर आप देखोगे, तो इंडिया की समझ लो आप 85% जो एनर्जी नीड है उसका 43% जो है वो अकेले पर्शियन गल्फ से आता है। और पर्शियन गल्फ में एक पॉइंट है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। अब जब ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहाँ पर, ये ईरान के बिल्कुल एडजेसेंट है, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बिल्कुल सामने है ये पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो ऑलमोस्ट हमारा जो 40% कार्गो है वो इधर से पास होता है, आवागमन उसका यहीं से होता है। तो अब ये पूरा एरिया डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर अटैक्स होंगे, मिसाइल गिर रही है, कभी बम फूट रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो कार्गो है वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। अब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे यहाँ पर ऑयल महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होगा। अब तेल महंगा होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कपड़े पहन रहे हो वो महंगे हो जाएंगे, एप्रल्स महंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो बाहर से आती हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि वो सब शिप से आ रही हैं, उसमें तेल लगता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो तेल महंगा होगा तो वो भी महंगी हो जाएंगी। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप देखो जोड़ करके, तो इसमें इंडिया का भी बहुत नुकसान है। ये तो इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस मैंने बता दिया, लेकिन एक हमारा बहुत बड़ा लॉस रिलेशनशिप का भी है। अब दोनों तरफ आप देखो कौन कौन चीज़ें स्टेक पर हैं। एक तरफ है ईरान, और ईरान का पावर ब्लॉक कौन कौन है? ईरान के पावर ब्लॉक में ईरान खुद इंडिया का एज ओल्ड फ्रेंड, दूसरी तरफ रशिया एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रशिया ने जिस तरीके से इंडिया को हर जगह पर डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया है, चाहे यूएन के अंदर में चाहे कहीं भी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया के लिए वो रिलेशनशिप स्टेक पर है। तो इंडिया ना उस पोजीशन में नहीं है कि वो साइड्स चूज़ कर पाए, इंडिया को न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। सारे नुकसानों को झेल करके भी इंडिया कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले सकता है, उसको न्यूट्रल ही रहना है। बिकॉज दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इजराइल खड़ा है, जिससे 2014 के बाद हमारे ऐसे रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने इतने प्रोजेक्ट्स प्लान कर लिए हैं। उस प्लानिंग में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल, क्योंकि हमने क्या प्लान किया हुआ है? हमने प्लान किया कि हम आईमैक कॉरिडोर बनाएंगे, जिसमें इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये जो आईमैक कॉरिडोर है इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, यूएई, और दूसरी तरफ कौन है खड़ा है? इजराइल, सऊदी, ये सब कंट्रीज तो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो यूएई से अभी हमने फर्स्ट डील इसमें साइन करी है, पहली मीटिंग हमने फिक्स करी है। पहली मीटिंग आईमैक G20 में अनाउंस हो गया था, उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग प्लान हो रही है।
अब अगर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही रुक जाएगा, ये पूरा स्टॉल्ड हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और पैसा इसमें डूब जाएगा, इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा डूबेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इजराइल जो है, इजराइल का हाइफा पोर्ट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस है एक तरीके से। इकोनॉमिक लॉस के अलावा इजराइल जो है वो हमारा सबसे बड़ा डिफेंसिव पार्टनर है रशिया के बाद में, तो वो डिफेंस का हमें, इक्विपमेंट्स का हमें लॉस होगा, टेक्नोलॉजी का हमें लॉस होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है हमारा इजराइल। तो दोनों तरफ हमें एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट खेलना पड़ेगा, और आपकी हमारी कंट्री जो है वो हमेशा न्यूट्रल ही रह सकती है इस पूरे मामले में। हम साइड्स चूज़ कर ही नहीं सकते, हमारे पास लिबर्टी नहीं है। लेकिन ये लिबर्टी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना यूज़ करेगा पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो कि अभी तक यूएस का जो रोल था, एक तरीके से पूरा, अगर यूएस इसमें बैकफुट पर जाता है इजराइल के साथ साथ, अगर यूएस कमज़ोर होता है तो यूएस पैसिफिक से हटेगा, पैसिफिक में वीक होगा, पैसिफिक में वीक होगा तो साउथ चाइना सी का जो पूरा गेम है वो चाइना के लिए खाली हो जाएगा। दूसरी तरफ यूएसए का रोल आज तक मिडिल ईस्ट के अंदर में क्या रहा है कि जितनी बिजनेस कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी, इन सब, कतर, इन सबको सिक्योरिटी दो। यूएस वीक होगा तो मिडिल ईस्ट से हटेगा। अब जब मिडिल ईस्ट से हटेगा तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को चाइना फिल करते जाएगा, क्योंकि इन बिजनेस कंट्रीज़ को तो किसी से भी सिक्योरिटी चाहिए ना, तो चाइना भी वो सिक्योरिटी देगी तो वो लेंगे। दे आर डूइंग दैट ओनली। अब सऊदी अरेबिया ने जो पूरा फ्लिप किया, रशिया को सपोर्ट किया पूरे ऑयल वाले इकॉनमी में, वो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में, वो क्यों करेगा, इसीलिए किया। तो इनको तो किसी से भी सिक्योरिटी चाहिए तो ये चाइना से ले लेंगे। और हमारा चाइना के साथ इंडिया चाइना का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रोल है। जितना स्ट्रॉन्ग चाइना होते जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए खड़ी होंगी, उतनी ज़्यादा वो बॉर्डर पे इशूज़ करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी चीज़ों को स्टेक पर लेकर के आ रहा है, और इसको हमें बहुत डिप्लोमेटिकली परस्यू करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।